दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने इमेजिनेशन के बारे में पढ़ा कि कैसे हम इसकी मदद से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 से। अमेरिकी दिशा में छठवां कदम है सुव्यवस्थित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हमने सीखा है कि मनुष्य जो भी सृजन करता है या हासिल करता है वह इच्छा के रूप में शुरू होता है। इच्छा ही हमें कल्पना की वर्कशॉप में ले जाती है, जहां इस रूपांतरण की योजनाएं बनाई जाती है और व्यवस्थित की जाती है। चैप्टर 2 में हमने 6 निश्चित व्यवहारिक कदम सीखे ताकि हम धन की इच्छा को इसके आर्थिक समतुल्य में बदल सके। इनमें से एक कदम है निश्चित और व्यवहारिक योजनाएं बनाना। ऑथर बताते हैं कि धन बनाने के लिए जितने लोगों के समूह की आवश्यकता हो उतने लोगों से जुड़े अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। याद रखें, इस निर्देश का पालन करना बिल्कुल अनिवार्य है, इसे नजरअंदाज ना करें। हमें अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के सहयोग के बदले में क्या लाभ उन्हें दे सकते हैं। कोई भी आदमी किसी मुआवजे के बिना अनंत काल तक काम नहीं करेगा। हालांकि हो सकता है कि यह हमेशा धन के रूप में ना हो। मास्टरमाइंड ग्रुप में कम से कम हम तब तक मिलते रहें जब तक धन कमाने के लिए आवश्यक योजना या योजनाएं पूरी तरह से ना बना लें। अपने मास्टरमाइंड समूह के हर सदस्य के साथ हमारा तालमेल आदर्श होना चाहिए। मास्टरमाइंड सिद्धांत वहां पर सफल नहीं हो सकता जहां पूरा तालमेल ना हो। सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास त्रुटिहीन योजनाएं होनी चाहिए। हमको दूसरों के अनुभव, शिक्षा, प्राकृतिक योग्यता और कल्पना का लाभ प्राप्त करना चाहिए। यह उन तरीकों से मेल खाता है जिसका अनुसरण करके हर दौलतमंद आदमी ने दौलत कमाई है। दूसरे लोगों के सहयोग के बिना किसी व्यक्ति में इतना अनुभव, शिक्षा, जन्मजात योग्यता और ज्ञान नहीं होता कि ढेर सारी दौलत का संग्रह सुनिश्चित हो जाए। दौलत बनाने की योजनाओं को हमारे मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों द्वारा जांचा जाए और स्वीकार किया जाए। ऑथर बताते हैं कि अगर हमारे द्वारा बनाई गई पहली योजना काम न करे तो इसके स्थान पर एक नई योजना बनाएं। अगर यह नई योजना भी काम न करे तो इसके बदले में एक और नई योजना बनाएं और इसी तरह करते रहे जब तक कि हमको एक ऐसी योजना न मिल जाए जो काम करे। इसी बिंदु पर अधिकांश लोग फेल होते हैं क्योंकि उनमें असफल योजनाओं के स्थान पर नई योजनाएं बनाने की लगन का अभाव होता है। दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी भी धन कमाने या किसी और काम में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी योजनाएं व्यवहारिक और अमल में लाने लायक ना हो। जब हमारी योजनाएं असफल हो तो यह भी याद रखें कि अल्पकालीन टेम्पररी पराजय स्थायी असफलता नहीं होती। इसका यह अर्थ है कि हम जिस योजना पर काम कर रहे थे वह दमदार या त्रुटिहीन नहीं थी। दूसरी योजना बनाकर एक बार फिर से शुरुआत करें। अल्पकालीन पराजय का एक ही अर्थ होता है कि वह यह कि हमारी योजना में किसी खास किस्म की ज्ञान की कमी थी। लाखों करोड़ों लोग गरीबी और दुख भरा जीवन बिताते हैं क्योंकि उनके पास कोई दमदार योजना नहीं होती जिसके द्वारा वे धन कमा सके। हमारी योजनाएं जितनी दमदार होगी हमारी उपलब्धि उतनी ही होगी। कोई भी आदमी तब तक नहीं हारता जब तक कि वह मैदान ना छोड़ दे, जब तक कि वह अपने मन में हिम्मत ना हार जाए। हेनरी फोर्ड को भी अल्पकालीन पराजय का सामना करना पड़ा। ऐसा न सिर्फ इनके ऑटोमोबाइल करियर की शुरुआत में हुआ बल्कि तब भी हुआ जब वे अपने करियर से काफी ऊंचाई पर पहुंच गए थे। इन्होंने नई योजनाएं बनाई और आर्थिक विजय की ओर एक लंबी छलांग लगा दी। ऑथर बताते हैं कि अल्पकालीन पराजय के अनुभव के बिना ढेर सारी दौलत नहीं मिल सकती। पराजय को इस बात का संकेत माने कि आपकी योजनाएं दमदार नहीं है। फिर आप इन योजनाओं को दोबारा बना लें और अपने प्रिय लक्ष्य की दिशा में एक बार फिर पाल बांध लें। अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के पहले ही प्रयास करना छोड़ देते हैं तो आप भगोड़े हैं। भगोड़े लोग कभी नहीं जीतते और विजयी लोग कभी नहीं भागते। कुछ लोग मूर्खतावश यह विश्वास करते हैं कि केवल पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है। यह सच नहीं है। प्रबल इच्छा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा पैसा बनाया जा सकता है। धन अपने आप में कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ एक निर्जीव पदार्थ है। यह न चल सकता है, न सोच सकता है, न बोल सकता है, मगर यह सुन सकता है। और जब कोई आदमी इसकी प्रबल इच्छा करता है तो यह उसके आमंत्रण पर दौड़ा चला आता है। यह जानना उत्साहवर्धक है कि जितने भी लोगों ने बहुत अधिक धन कमाया है उसकी शुरुआत व्यक्तिगत सेवाओं के मुआवजे के रूप में या विचारों की बिक्री से हुई थी। जिसके पास जायदाद ना हो वह अमीर बनने के लिए विचार और व्यक्तिगत सेवाओं के अलावा और क्या दे सकता है। ऑथर बताते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, फर्स्ट लीडर्स, सेकंड फॉलोअर्स। शुरुआत से ही यह निर्णय करना है कि हमें अपने चुने हुए व्यवसाय में लीडर बनना है या फिर फॉलोअर्स। बदले में जो मिलता है उसमें बड़ा भारी अंतर है। अधिकांश महान लीडर्स ने अनुयायी के रूप में शुरुआत की थी।
वे महान लीडर्स इसलिए बने क्योंकि वे समझदार फॉलोअर्स थे। जो आदमी समझदारी से किसी लीडर का अनुसरण नहीं कर सकता वह कभी सफल लीडर नहीं बन सकता। यहाँ ऑथर लीडरशिप के 11 गुण बताते हैं, जिसमें पहला है अविचल साहस। यह साहस स्वयं के ज्ञान और अपने व्यवसाय के ज्ञान पर आधारित होता है। कोई भी फॉलोअर्स नहीं चाहता कि उसके लीडर में आत्मविश्वास और साहस का अभाव हो। सेकंड, आत्मनियंत्रण। वो आदमी जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता दूसरों को कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। थर्ड, न्यायपूर्ण आचरण। फोर्थ, निर्णय की निश्चितता। जो आदमी ढुलमुल निर्णय लेता है वह बताता है कि उसे खुद पर विश्वास नहीं है और ऐसा आदमी दूसरों का सफलतापूर्वक नेतृत्व नहीं कर सकता। योजनाओं की निश्चितता। सफल लीडर अपने काम की योजना बनाता है और योजना पर काम करता है। जो लीडर व्यवहारिक और निश्चित योजनाओं के बिना केवल अंदाजे से काम करता है वह उस जहाज की तरह होता है जिसमें रडार ना हो। देर सवेर वह चट्टानों से टकराकर नष्ट हो जाएगा। 6 पॉइंट, जितना मिले उससे ज्यादा देने की आदत। 7 पॉइंट, सुखद व्यक्तित्व। लापरवाह आदमी सफल लीडर नहीं बन सकता। 8 पॉइंट, सहानुभूति और समझ। सफल लीडर को अपने समर्थकों के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। यही नहीं, उसे उन्हें और उनकी समस्याओं को भी समझना चाहिए। 9 पॉइंट, पूरी जिम्मेदारी लेने की इच्छा। सफल लीडर को अपने समर्थकों की गलतियों और कमियों की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वह इन जिम्मेदारी को दूसरे पर थोप देता है तो वह लीडर नहीं बन सकता। अगर उसका कोई समर्थक कोई गलती करता है और अपने आप को अयोग्य सिद्ध करता है तो लीडर को यह मानना चाहिए कि गलती उसी की है और वही असफल हुआ है। 10 पॉइंट, सहयोग। सफल लीडर को मिलकर प्रयास करने के सिद्धांत को समझना चाहिए। लीडरशिप के लिए शक्ति या सत्ता की आवश्यकता होती है और शक्ति के लिए सहयोग की। जो भी व्यक्ति इन 10 सिद्धांतों को अपना आधार बनाता है उसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में लीडर बनने के प्रचुर अवसर मिलेंगे। अब ऑथर बताते हैं कि लीडरशिप में असफलता के 10 प्रमुख कारण क्या हैं, जिसमें पहला है विवरण व्यवस्थित करने की अयोग्यता। कोई भी वास्तविक लीडर कभी भी इतना व्यस्त नहीं होता कि उसके पास वह काम करने का समय ना हो जो उसे लीडर के रूप में करना चाहिए। जब कोई आदमी, चाहे वो लीडर हो या फॉलोवर, यह कहता है कि वह अपनी योजनाएं बदलने या किसी आपातकालीन स्थिति का सामना करने में इसलिए असमर्थ है क्योंकि वह बहुत अधिक व्यस्त है, तो वह अपनी अक्षमता सिद्ध कर रहा है। सफल लीडर अपनी स्थिति से संबंधित सारे डिटेल्स में पारंगत होता है। इसका अर्थ है कि उसे डिटेल को अपने योग्य सेनापति के हवाले कर दे। सेकंड पॉइंट, विनम्र सेवा प्रदान करने की अनिच्छा। जब समय की मांग होती है तो वास्तविक महान लीडर ऐसा काम करने के लिए खुशी खुशी तैयार रहते हैं जो वे दूसरों से करने के लिए कहते हैं। तुमसे सबसे महान व्यक्ति सबका सेवक होगा। एक ऐसी सच्चाई है जिसका सभी योग्य लीडर पालन और सम्मान करते हैं। थर्ड पॉइंट, अपने ज्ञान के लिए भुगतान की उम्मीद करना बजाय इसके कि उस ज्ञान के प्रयोग के लिए भुगतान की आशा करना। दुनिया लोगों को कभी उसके ज्ञान के लिए भुगतान नहीं करती। आप अपने ज्ञान का क्या करते हैं या दूसरों को करने के लिए किस तरह प्रेरित करते हैं, भुगतान इसी के लिए किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, समर्थकों से प्रतियोगिता का डर। वह लीडर जिसे इस बात का डर हो कि उसका कोई समर्थक उसके पद को हथिया लेगा, देर सवेर यह सुनिश्चित कर लेता है कि ऐसा ही होगा। योग्य लीडर अपने अधीन काम कर रहे लोगों को प्रशिक्षित करता है ताकि वह अपनी स्थिति के डिटेल्स उन्हें सौंप सके। केवल इसी तरह लीडर अपने आप को कई गुना कर सकता है और अपने आप को कई स्थानों पर एक साथ रख सकता है और एक ही समय में कई चीजों का ध्यान रख सकता है। यह एक शाश्वत सत्य है कि लोगों को अपने प्रयासों से जितनी कमाई हो सकती है उससे अधिक कमाई उन्हें इस बात से होती है कि उनमें दूसरों से प्रदर्शन करवाने की योग्यता हो। अपने काम के ज्ञान और अपने व्यक्तित्व के जादू से एक प्रभावी लीडर दूसरों की कार्यक्षमता को बहुत अधिक बढ़ा सकता है और उन्हें अधिक तथा बेहतर सेवा देने के लिए प्रेरित कर सकता है जो उसकी सहायता के बिना वे लोग नहीं दे पाते। नेक्स्ट पॉइंट, कल्पनाशीलता का अभाव। 6 पॉइंट, स्वार्थ। उस लीडर से सभी लोग चिढ़ते हैं जो अपने समर्थकों के काम का सारा श्रेय खुद ले लेता है। सफल लीडर सारा सम्मान और श्रेय अपने समर्थकों के पास जाने देता है क्योंकि वह जानता है कि अधिकांश लोग प्रशंसा और प्रतिष्ठा के लिए कठोर श्रम करेंगे जबकि केवल धन के लिए वे इतना कठोर श्रम नहीं करते। 7 पॉइंट, असंयम। नेक्स्ट पॉइंट, निष्ठा का अभाव। वह लीडर जो अपने सहयोगियों, अपने वरिष्ठों, अपने कनिष्ठों और अपने कार्य के प्रति वफादार नहीं होता वह लंबे समय तक लीडर नहीं बना रह सकता। निष्ठा का अभाव जीवन के हर क्षेत्र में असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है।
9 पॉइंट, लीडरशिप की शक्ति पर जोर। प्रभावी लीडर प्रोत्साहन द्वारा नेतृत्व करता है और अपने समर्थकों के दिल में डर पैदा करने की कोशिश नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट, ओहदे पर जोर। योग्य लीडर को अपने समर्थकों का सम्मान हासिल करने के लिए किसी ओहदे या पदवी की जरूरत नहीं होती। वह आदमी जो पद को महत्व देता है, दरअसल उसके पास आमतौर पर महत्व देने के लिए और कुछ नहीं होता। अगर हम लीडर बनना चाहते हैं तो कृपया इन गलतियों को ना करें। ऑथर बताते हैं कि हर आदमी को अपने व्यक्तित्व सेवाओं का सेल्समैन होना चाहिए। सर्विस की क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पिरिट भावना काफी हद तक तनख्वाह और रोजगार की अवधि को तय करती है। ऑथर यहाँ QQS का फॉर्मूला बताते हैं, मतलब क्वालिटी प्लस क्वांटिटी प्लस सहयोग की भावना इक्वल टू सेवा की आदर्श सेल्समैनशिप। यहाँ क्वालिटी का अर्थ है पद संबंधी हर डिटेल में सर्वाधिक प्रभावी और कार्यकुशल तरीके से प्रदर्शन और मन में हमेशा अधिक कार्यकुशलता का लक्ष्य। क्वांटिटी का अर्थ है हमेशा अपनी क्षमता के हिसाब से पूरी सेवा देना। अभ्यास और अनुभव के द्वारा आप अपनी क्षमता और निपुणता के विकसित कर सकते हैं। एक बार फिर आदर्श शब्द पर जोर दिया जा रहा है। स्पिरिट, सेवा की स्पिरिट या भावना का अर्थ है खुशनुमा तालमेल या व्यवहार जिसमें सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त हो सके। ऑथर यहाँ क्वेश्चन करते हैं, हमारे मस्तिष्क की वास्तविक कैपिटल वैल्यू क्या है? आंसर, यह हम उस आदमी की मात्रा द्वारा निर्धारित कर सकते हैं जो हम अपनी सेवाओं की मार्केटिंग द्वारा कमाते हैं। हमारी सेवाओं की कैपिटल वैल्यू का उचित अनुमान इस तरह से लगाया जा सकता है कि हम अपनी वार्षिक आमदनी को 16.66 से गुना कर लें। यह अनुमान लगाना उचित होगा कि हमारी वार्षिक आय हमारी कैपिटल वैल्यू की 6% है। धन पर 6% प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है। धन मस्तिष्क से अधिक मूल्यवान नहीं है, प्राय मस्तिष्क धन से अधिक मूल्यवान होता है। योग मस्तिष्क की अगर प्रभावी ढंग से मार्केटिंग की जाए तो यह पूंजी का अधिक प्रभावी रूप दर्शाता है जिसकी सामान बेचने के बिजनेस में जरूरत होती है। मस्तिष्क पूंजी का एक ऐसा रूप है जो मंदी के दौर में स्थायी रूप से अवमूल्यन का शिकार नहीं होता। ना ही पूंजी के इस रूप की चोरी की जा सकती है, ना ही इसे खर्च किया जा सकता है। यही नहीं, जो धन बिजनेस के व्यवहार के लिए अनिवार्य है वह तब तक धूल के कण की तरह मूल्यहीन है जब तक इसे योग्य मस्तिष्क के साथ न जोड़ा जाए। अब ऑथर बताते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है। जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि बहुत से लोग गंभीरता से कोशिश करते हैं और असफल होते हैं। वे बताते हैं कि असफलता के पीछे 31 प्रमुख कारण होते हैं। हमें यह चेक करना है कि कहीं हम भी उन्हीं आदतों के कारण तो असफल नहीं हो रहे हैं। 31 कारण असफलता के। फर्स्ट, हानिकारक आनुवंशिक पृष्ठभूमि जैसे पागलपन। सेकंड, जीवन में अच्छी तरह परिभाषित लक्ष्य का अभाव। ऑथर ने जिन लोगों का विश्लेषण किया उनमें से 98% के पास कोई केंद्रीय लक्ष्य या निश्चित लक्ष्य नहीं था। शायद यही उनकी असफलता का प्रमुख कारण था। थर्ड पॉइंट, औसत दर्जे से ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा का अभाव। ऐसा आदमी आगे नहीं बढ़ सकता जो उदासीन है और जिसमें कीमत चुकाने की इच्छा भी नहीं है। फोर्थ पॉइंट, अपर्याप्त शिक्षा। अनुभव से साबित हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षित लोग अक्सर वह होते हैं जो स्वनिर्मित या स्वशिक्षित होते हैं। शिक्षा का डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षित आदमी वह होता है जिसने वह चीज पाना सीख लिया है जो वह जीवन में पाना चाहता है और इसमें दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, आत्म अनुशासन की कमी। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को सभी नकारात्मक गुणों को नियंत्रण में रखना चाहिए। 6 पॉइंट, बुरा स्वास्थ्य, इल हेल्थ। 7 पॉइंट, बचपन में माहौल के बुरे प्रभाव। 8 पॉइंट, टाल मटोल। यह असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। हम हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं। इंतजार मत करिए, समय कभी पूरी तरह सही नहीं होता। जहां आप खड़े हैं वहीं पर शुरू कर दीजिए और आपके पास जो औजार है उन्हीं से काम करना शुरू कर दीजिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर औजार आपको अपने आप मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लगन का अभाव। हमें से अधिकांश लोग शुरुआत तो अच्छी करते हैं मगर अपने शुरू किए गए कामों को पूरा करने में बहुत कमजोर होते हैं। यही नहीं, पराजय की संभावना नजर आते ही हिम्मत हार जाते हैं। लगन का कोई विकल्प नहीं होता। वह आदमी जो लगन को अपना मंत्र बनाता है यह पाता है कि असफलता आखिरकार थक चुकी है और उसके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी है। असफलता लगन का मुकाबला नहीं कर सकती। 10th पॉइंट, नकारात्मक व्यक्तित्व। वे लोग कभी सफल नहीं होंगे जो नकारात्मक व्यक्तित्व के कारण लोगों को अपने से दूर कर लें।
सफलता शक्ति के प्रयोग के द्वारा आती है और शक्ति दूसरे लोगों के सहयोगपूर्ण प्रयासों के द्वारा हासिल की जाती है। नकारात्मक व्यक्तित्व से सहयोग नहीं मिलता। 11 पॉइंट, कामेच्छा पर नियंत्रण का अभाव। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ नहीं के बदले कुछ पाने की अनियंत्रित इच्छा। जुए की प्रवृत्ति लाखों लोगों को असफल बना देती है। इसका प्रमाण 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश से पता चलता है कि जिस दौरान लाखों लोगों ने स्टॉक मार्जिन पर जुआ खेलकर पैसा बनाने की कोशिश की। नेक्स्ट पॉइंट, निर्णय की उचित शक्ति का अभाव। जो लोग सफल होते हैं वे तत्काल निर्णय पर पहुंचते हैं और अगर वो उन निर्णयों को बदलते हैं तो बहुत देर से बदलते हैं। जो लोग असफल होते हैं वे या तो निर्णय ही नहीं ले पाते या फिर बहुत देर से निर्णय लेते हैं, परंतु वे अक्सर अपना निर्णय बदल लेते हैं। अगर हमें सफल बनना है तो अनिर्णय और टालमटोल को खत्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फियर, डर। नेक्स्ट पॉइंट, विवाह में गलत जीवन साथी का चुनाव। नेक्स्ट पॉइंट, अति सावधानी। वह व्यक्ति जो जरा भी जोखिम नहीं लेता, आमतौर पर उसे वही मिलता है जो बचा रहता है, क्योंकि दूसरे लोग जिन्होंने जोखिम लिया अच्छी चीजें चुनकर ले जा चुके हैं। अति सावधानी भी उतनी ही बुरी है जितने की कम सावधानी। यह न भूले कि जीवन में जोखिम का तत्व हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस में पार्टनर्स का गलत चुनाव। नेक्स्ट पॉइंट, अंधविश्वास और पूर्वाग्रह। जो लोग सफल होते हैं वे अपने दिमाग खुले रखते और किसी चीज से नहीं डरते। नेक्स्ट पॉइंट, व्यवसाय का गलत चुनाव। ऐसे व्यवसाय को चुने जिसमें आप अपने आप को पूरी उत्साह से झोंक सके। नेक्स्ट पॉइंट, प्रयोग में एकाग्रता का अभाव। अपने सभी प्रयासों को एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य पर केंद्रित और एकाग्र करें। नेक्स्ट पॉइंट, फिजूल खर्ची की आदत। अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत हर माह बचत करें। जब आप व्यक्तिगत सेवाओं की बिक्री में सौदेबाजी करेंगे तो बैंक में रखा पैसा आपके साहस की सुरक्षित आधारशिला होगा। उत्साह का अभाव। उत्साह के बिना कोई भी विश्वास नहीं जगा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, असहिष्णुता। असहिष्णुता का अर्थ है कि उसने ज्ञान हासिल करना बंद कर दिया है। असहिष्णुता के सबसे विनाशकारी रूप धर्म, जाति और राजनीतिक विचारों के मतभेदों से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, असंयम। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरों के साथ सहयोग करने की अयोग्यता। नेक्स्ट पॉइंट, शक्ति जिसे आपने अपने प्रयासों से हासिल ना किया हो। फटाफट अमीरी गरीबी से भी अधिक खतरनाक है। नेक्स्ट, जानबूझकर की गई बेईमानी। नेक्स्ट, घमंड और अहंकार। नेक्स्ट, सोचने के बजाय अनुमान लगाना। ज्यादातर लोग इतने उदासीन या आलसी होते हैं कि वे सही सोचने के लिए आवश्यक पूरे तथ्य हासिल करने का कष्ट नहीं उठाते। वे अंदाजे के आधार पर आए विचारों पर या बिना सोचे समझे झटपट निर्णय करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पूंजी का अभाव। यह उन लोगों में असफलता का एक आम कारण है जो पहली बार बिजनेस में उतरते हैं और उनके पास अपनी गलतियों के झटकों को सहन करने के लिए पूंजी का पर्याप्त रिजर्व फंड नहीं होता, जिसके द्वारा वे अपने आप को बाजार में तब तक बनाए रख सके जब तक कि उनकी प्रतिष्ठा स्थापित न हो। यहाँ आपको 31 पॉइंट में यहाँ आपको वो पॉइंट लिखने हैं जो इस लिस्ट में नहीं है। ऑथर बताते हैं कि अगर हमें सामान को सफलतापूर्वक बेचना है तो सामान का ज्ञान होना चाहिए। उसी तरह हमको हमारी सारी कमजोरियां पता होनी चाहिए ताकि या तो हम उस पर पुल बना सकें या उन्हें पूरी तरह दूर कर सकें। हमें अपनी शक्तियां भी मालूम होनी चाहिए ताकि हम अपनी सेवाएं बेचते समय उनकी तरफ सामने वाले का ध्यान आकर्षित कर सकें। ऑथर बताते हैं कि इससे पहले कि आप अपने वर्तमान पद की तनख्वाह में बढ़ोतरी के बारे में सौदेबाजी करें या कहीं और नौकरी की तलाश करें, यह सुनिश्चित कर ले कि आपको अभी जितना मिल रहा है आपका मूल्य उससे ज्यादा है। पैसा चाहना एक चीज है, हर आदमी ज्यादा पैसा चाहता है, परंतु यह पूरी तरह से भिन्न बात है कि आपका मूल्य अधिक हो। कई लोग अपनी इच्छाओं को अपनी उचित तनख्वाह मानने की गलती कर बैठते हैं। आपकी आर्थिक आवश्यकताओं या इच्छाओं का आपके मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। आपका मूल्य पूरी तरह इस बात से निर्धारित होता है कि आप उपयोगी सेवा प्रदान करने के लिए कितने योग्य हैं या आप में दूसरों को इस तरह की सेवा प्रदान करने के लिए प्रेरित करने की कितनी क्षमता है। अब ऑथर बताते हैं कि हमें अपना वार्षिक आत्मविश्लेषण हर साल के अंत में करना चाहिए। वार्षिक आत्मविश्लेषण बताएगा कि हमारी प्रगति हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो कितनी। व्यक्तिगत सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग के लिए आगे की तरफ बढ़ना आवश्यक है, चाहे प्रगति की रफ्तार धीमी ही क्यों न हो। वार्षिक आत्मविश्लेषण में टोटल 28 क्वेश्चन है जिसे हमें अपने आप से पूछना है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या मैंने वह लक्ष्य हासिल कर लिया है जो मैंने इस साल बनाया था?
हमको हर साल एक निश्चित वार्षिक लक्ष्य बनाना है जो हमारे जीवन के प्रमुख लक्ष्य का एक हिस्सा है। नेक्स्ट, क्या मैंने सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की वह सर्विस दी है जिसे देने में मैं सक्षम हूँ, या क्या मैंने इस सेवा के किसी हिस्से में सुधार किया है। थर्ड, क्या मैंने सेवा में वह सर्वश्रेष्ठ संभव क्वालिटी दी है जो मैं दे सकता हूँ। नेक्स्ट, क्या मेरे व्यवहार का भाव हमेशा तालमेल और सहयोग का रहा है। नेक्स्ट, क्या मैंने टालमटोल की आदत को अपनी कार्यकुशलता में कभी कमी करने की इजाजत दी है, और अगर ऐसा है तो किस हद तक। नेक्स्ट, क्या मैंने अपने व्यक्तित्व में सुधार किया है, और अगर हाँ तो किन तरीकों से। नेक्स्ट, क्या मैंने अपनी योजनाओं को लगन से अंत तक सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। नेक्स्ट, क्या मैंने हमेशा तत्काल और निश्चित निर्णय लिए हैं। नेक्स्ट, क्या मैंने 6 मूलभूत डरों में से एक या इससे अधिक को अपनी कार्यकुशलता में कमी करने की इजाजत दी है। नेक्स्ट, क्या मैं कभी अति सावधान या कम सावधान रहा हूँ। नेक्स्ट, क्या कार्यस्थल पर मेरे सहयोगियों के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं या बुरे। अगर यह बुरा है तो क्या गलती आंशिक रूप से या पूरी तरह से मेरी है। नेक्स्ट, क्या मैंने प्रयास में एकाग्रता की कमी की वजह से अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गवाया है। क्या मैं सभी विषयों में खुले दिमाग का और सहिष्णु रहा हूँ। नेक्स्ट, मैंने सेवा देने की अपनी योग्यता में किस तरह सुधार किया है। नेक्स्ट, क्या मैंने अपनी किसी आदत में असंयम का परिचय दिया है। नेक्स्ट, क्या मैंने किसी भी रूप में या तो खुलकर या गोपनीय रूप से अहंकार प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट, क्या अपने सहयोगियों के प्रति मेरा व्यवहार ऐसा है जिससे वे मेरा सम्मान करने के लिए प्रेरित हो। नेक्स्ट, क्या मेरे विचार और निर्णय अंदाजे पर आधारित है या फिर विश्लेषण और सटीक विचारों पर आधारित है। नेक्स्ट, क्या मैंने अपने समय, अपने खर्च और अपनी आमदनी का बजट बनाने की आदत का पालन किया है, और क्या मैं इन बजटों में अनुदार रहा हूँ। नेक्स्ट, मैंने कितना समय लाभहीन प्रयासों में लगाया है जिसका मैं बेहतर लाभ उठा सकता था। नेक्स्ट, मैं अपने समय का किस तरह से नया बजट बना सकता हूं और अपनी आदतों को किस तरह से बदल सकता हूं ताकि मैं अगले साल में अधिक प्रभावी बन सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं ऐसा कोई व्यवहार करने का दोषी हूं जिससे मेरी अंतरात्मा कटोचती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह मैं उससे अधिक और बेहतर सेवा दे सकता हूं जिसके लिए मुझे धन प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैंने किसी के प्रति अन्याय किया है, और अगर हाँ तो किस तरह। नेक्स्ट, अगर मैं वर्ष भर के लिए अपनी स्वयं की सेवाओं की खरीदी तो क्या मैं इस खरीद से संतुष्ट रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं सही व्यवसाय में हूं, अगर नहीं तो क्यों। नेक्स्ट, क्या मेरी सेवाओं का खरीदार मेरे द्वारा की गई सेवा से संतुष्ट है, और अगर नहीं तो क्यों। सफलता के मूलभूत सिद्धांतों पर मेरी वर्तमान रेटिंग क्या है। इन सभी पॉइंट्स को ईमानदारी और स्पष्टता से बनाएं और इसे किसी ऐसे व्यक्ति से चेक करवा लें जिसमें इतना साहस हो कि वह सटीक जांच करे। अंत में ऑथर बताते हैं कि रेल रोड, फूड प्रोडक्ट्स, हाइड्रो प्रोडक्ट आदि वे उन लोगों के श्रम कुशलता और संगठन शक्ति के द्वारा आते हैं जिनमें कल्पना है, आस्था है, उत्साह है, निर्णय करने की शक्ति है और लगन है। इन लोगों को पूंजीपतियों के नाम से जाना जाता है। वे कुछ बनाने की इच्छा से, हासिल करने की इच्छा से, उपयोगी सेवा देने की इच्छा से, लाभ कमाने और अमीर बनने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। और चूंकि वे ऐसी सेवा देते हैं जिसके बिना सभ्यता का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए वे बहुत अमीर बन जाते हैं। ऑथर आगे बताते हैं कि कानूनी रूप से अमीर बनने और अमीर बने रहने का केवल एक ही भरोसेमंद तरीका है, और वह है उपयोगी सेवा प्रदान करना। ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना जिसके द्वारा लोग सिर्फ संख्या की शक्ति द्वारा कानूनी रूप से अमीर बन सके या बदले में किसी रूप में मूल्य चुकाए बिना अमीर बन सके। सिस्टम कोई ऐसा आश्वासन नहीं देता कि बिना कुछ किए आपको कुछ हासिल हो जाएगा, क्योंकि यह सिस्टम स्वयं अर्थशास्त्र के नियम द्वारा नियंत्रित होता है, जो बिना कुछ दिए हासिल करने के सिद्धांत को ना तो पहचानता है, ना ही इसे लंबे समय तक सहन करता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।